बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी को सोने पे सुहागा बनाने के लिए, आपके टेंशन को दूर करने के लिए 15 ऐसे क्वेश्चन लेके हम पूरे किताब से, जो कि बड़े नंबर में हर साल आते हैं। यूपी बोर्ड में तो आते ही हैं, बाकी सारे बोर्ड्स में भी आते हैं। बहुत ही तगड़े क्वेश्चन है और आप खुद देखोगे कि हाँ भैया आप सही कह रहे हो, ये क्वेश्चन तो हर साल आते हैं। ठीक है, तो 15 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो जिसको आपको रट लेना है और एग्जाम में बार बार आता है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समाकलन का ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में हर साल आ जाता है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा? पाई स्क्वायर बट्टे पे 2ab। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको इंटीग्रेशन दे रखा है उस इंटीग्रेशन को हमें आई मान लेना है। इंटीग्रेशन हमारे पास है 0 से पाई, फिर यहाँ पर है x dx बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हमें आई मान लेना है। अगर आप आई नहीं मानोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। कोई भी इंटीग्रेशन दिया आ जाए, आपको उसको पहले क्या करना है? आई मान लेना है। तो आप देखेंगे कि भैया लिमिट ये 0 से a के रूप में जा रहा है, तो आप जानते हैं प्रॉपर्टी P4 से। ठीक है, प्रॉपर्टी P4 क्या कहती है कि अगर लिमिट 0 से a जाए, फंक्शन x dx हो, तो वहाँ पर आप ये नियम लगा सकते हैं, 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx। ये वाला नियम आप लगा सकते हो। तो ये नियम हम लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, हमारे पास है 0 से पाई, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? a माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स। ठीक है, बट्टे में क्या है हमारे पास? यहाँ a कॉश एक्स की जगह पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स। इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा, इसके में आगे भी ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने रख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ हमारे पास क्या है? पाई माइनस एक्स डी एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस की कॉस थीटा। लेकिन जैसे ही हम वर्क करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस। फिर देखिए, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। वर्क करेंगे तो वर्क हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, दिक्कत नहीं होगी। अब हम डी एक्स से अंदर गुणा करेंगे और समाकलन को अलग अलग ले लेंगे। ये पाई बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई। ठीक है, डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ हमारे पास हो जाएगा 0 से पाई डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ क्या है? ये तो दिया गया प्रश्न है, ये तो वही प्रश्न है जो आपको दिया गया है। बाबू इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? समीकरण एक से क्या रख सकता हूँ? आई रख सकता हूँ। इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? आई रख सकता हूँ। अगले स्टेप पे आई रख के आप दिखा देना। यहाँ पे आप समीकरण एक से लिख के क्या लिख दोगे? आई। तो ये हो जाएगा माइनस के आई, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा प्लस के आई। तो आई और आई क्या हो जाएंगे? 2i हो जाएंगे। अगले स्टेप में आप लिख दोगे 2i, बाहर अपना पाई है, यहाँ पर है 0 से पाई डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रगुण लगाना है। अगर आप ये प्रगुण नहीं लगाओगे तो ये प्रश्न हल ही नहीं होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इसी स्टेप से कॉस स्क्वायर एक्स बाहर निकाल दें, तो ऐसी स्थिति में आपका उत्तर 0 आ जाता है, जो कि 0 नहीं है। ठीक है, उत्तर कुछ और ही है। अब आपको प्रॉपर्टी पता होगी, प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टी P6 है। ठीक है, अगर आपका लिमिट 0 से 2a फंक्शन x dx होता है, तो हम उसको लिख सकते हैं 0 से a फंक्शन x dx लिख सकते हैं। ये कब लिख सकते हैं? यदि यदि फंक्शन 2a माइनस एक्स क्या हो? फंक्शन x हो। अब यहाँ देखो 2a के स्थान पर क्या है बच्चों? पाई है। अब जहाँ x यहाँ देख रहे हो ना, x के जगह पे जब 2a माइनस एक्स करोगे, यानी कि पाई माइनस एक्स करोगे, तो इस फलन पे कोई परिवर्तन होगा क्या? इस फलन में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। भी हमने यहाँ देखा था ना, लगाया था, वही आ गया था। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो रही है? संतुष्ट हो रही है। तो 2 बाहर आएगा,
तो आप बोलोगे भैया यहाँ तो 2 है ही नहीं, किसको बाहर निकालोगे? मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 से गुणा कर दूंगा और 2 से भाग कर दूंगा। ठीक है, अब 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर अपना तो 2i है, यहाँ से 2 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 0 से π/2। फिर आपका आ जाएगा dx बट्टे में a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देख पाएंगे कि भैया इस 2 से ये 2 कटा, हमें i का मान ज्ञात करना है। समाकलन को हमने i मान रखा है। इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे मिटाना है। स्क्रीनशॉट ले लिया, तो यहाँ थोड़ा मिटाते हैं। अगले स्टेप में अब हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे। अब हम निकालेंगे उभयनिष्ठ। क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ से क्या निकालेंगे, cos स्क्वायर x को उभयनिष्ठ निकालेंगे। यहाँ से cos स्क्वायर x को उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पाई तो अपना बाहर है, ठीक है, यहाँ पर है 0 से π/2 और हमारा है dx। नीचे से हमने cos स्क्वायर x उभयनिष्ठ निकाला, यहाँ बचा a स्क्वायर। फिर cos स्क्वायर x उभयनिष्ठ नहीं है, जब उभयनिष्ठ नहीं है तो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, ठीक है नहीं, ये हमारे पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर x बट्टे cos स्क्वायर x, tan स्क्वायर x होता है। यहाँ b है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ b tan x का होल स्क्वायर। स्क्वायर करूँगा तो b स्क्वायर tan स्क्वायर x आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है। अब आप देखेंगे कि भैया अगर tan x को अगर आप मान लेते हो तो यहाँ उसका अवकलज उपस्थित है ना, तो मान लेंगे माना t बराबर b tan x, t बराबर b tan x। यहाँ dx है, प्लस कर लो x के सापेक्ष, tan x का प्लस क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। देखिए ये b गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x dx की जगह पे आप क्या रख सकते हो, dt बट्टा b। तो आपको लिमिट भी चेंज करना होगा, है ना। यदि x बराबर 0 t बराबर क्या होगा, यहाँ पर मान रखेंगे b tan 0। तो tan 0 का मान क्या होता है बच्चों, 0। 0 गुणा कुछ भी हो 0, 0 पे आपको 0 ही मिलेगा। तो अगर x का मान आप क्या ले लोगे, π/2 ले लोगे, t का मान क्या हो जाएगा, t की जगह पे हम यहाँ सॉरी x की जगह पे रख देंगे π/2। तो 10 π/2 का मान होता है अपरिभाषित, परिभाषित गुणा कुछ भी हो क्या हो जाता है, अपरिभाषित। ठीक है, अब हमें ये मान यहाँ पर रखने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा। देखिए हम मान रखेंगे 0 पे 0 π/2 पे क्या मिला, इन्फिनिटी। एक्स स्क्वायर dx की जगह पे क्या रखना, dt बट्टे b, यहाँ आ जाएगा dt बट्टा का भी बाहर ले लो, ए स्क्वायर b tan x को आपने क्या माना, t, यहाँ रख देंगे t, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भैया ये तो पूरा बना बनाया सूत्र है, dx बट्टा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, आई बट्टे b बाहर है अपना, यहाँ आ जाएगा 1/a tan इनवर्स t/a, लिमिट मेरी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो मेरे पास बाहर क्या आ जाएगा बच्चों, π/a बाहर आ गया, tan इनवर्स t की जगह पे क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस t की जगह पे क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा π/a tan इनवर्स इन्फिनिटी के बट्टे में कुछ भी हो इन्फिनिटी होता है, और 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है। π/a सिंपल, देखिए tan इनवर्स है, tan के किस एंगल में इन्फिनिटी मिलता है, π/2 में। tan के किस एंगल में 0 मिलता है, 0 में। पाई बट्टे में ab गुणा π/2, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बट्टे में 2ab। तो यही आपको लाना था, पाई स्क्वायर बट्टे में 2ab, वही आपको लाना था। अगला क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में
आता ही आता है, 100% मिलेगा ही मिलेगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, आपको पता है मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आव्यूह की मदद से एक्स वाई जेड का मान निकालो। आव्यूह विधि हर साल एग्जाम में आती है। तो यहाँ देखो हमारा ए क्या है, क्योंकि ए क्या होता है, एक्स का गुणज 2 है, वाई का गुणज -3 है, जेड का गुणज 5 है। फिर दूसरे वाले में एक्स का गुणज 3 +2 और यहाँ पर है -4। फिर है 1 1 -2। ठीक है, ये देखिए इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इससे ही हो जाएगा। कि इसके गुणज से मैंने क्या निकाला, ए निकाल दिया, हालांकि दे भी रखा डायरेक्ट। और यही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। ठीक है, अगर ये ना भी है तो इससे मिलता जुलता ज़रूर आएगा। ये ए हो गया। एक्स क्या होता है हमारा, एक्स वाई जेड। 22 क्या होता है हमारा, 22 होता है 11 -5 -3। ये हमारा 22 हो गया। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए इनवर्स का अगर सूत्र भी देखा जाए। ठीक है, इनवर्स का सूत्र क्या होता है बच्चों, इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। तो सारणिक ए निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, और यही सबसे बड़ा काम है। सबसे पहले हम निकालेंगे सारणिक ए। क्या निकालेंगे, सबसे पहले सारणिक निकालेंगे। तो क्या दे रखा है अपने को, 2 -3 5 3 2 -4 फिर 1 1 -2। यहाँ लिख देंगे प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर देते हैं प्रसार भैया। तो ये वाला प्लस का होता है, ये माइनस का, और ये प्लस का होता है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, 2 दूनी 4 4 एकम 4 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। विशेष ध्यान दीजिएगा, एक जगह प्लस का माइनस गलत हो गया ना, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, 2 दूनी 4 माइनस का, 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस। फिर नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, 3 दूनी 6 माइनस 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस। फिर आ जाएगा प्लस का 5। पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2। तो यहाँ मिलेगा मुझे 2 0 माइनस का 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 3 दूनी 6 5 एकम 5, यानी सारणिक ए का मान मुझे माइनस का 1 मिला। क्योंकि 0 नहीं है तो इनवर्स का अस्तित्व है। अगले लाइन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है एडजॉइंट निकालना। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए एडजॉइंट। जैसे मैं बताता हूँ, ये पूरे यूट्यूब का सबसे इजी मेथड है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे A11 A12 A13। ठीक है, फिर यहाँ लिख देंगे A21 A22 A23। फिर आपका आ जाएगा A31 A32, फिर आ जाएगा A33। देखिए बच्चों, जोड़ने पे अगर सम संख्या आती है तो प्लस लगाना है, विषम आती है तो नेगेटिव। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चिन्ह लगा दिया। अब सबसे सिंपल ट्रिक, ये जो हमने कैलकुलेशन किया था, ये A11 ये A12 और ये A13 के स्थान पर आएगा। रखो, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा माइनस का 6, और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी -6 लिख रहा हूँ, यहाँ अपना माइनस का 2 है। एक जगह गड़बड़ हो गया ना, पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 0, ये हो गया प्लस का 2, ये हो गया 1। जब हम एडजॉइंट लिखेंगे तो ये एडजॉइंट के पहले कॉलम में आएगा। ठीक है, अब आ जाओ 2 1, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाना है, दूसरा रो पहला कॉलम छुपा देंगे। ठीक है, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाया, 3 दूनी 6
ठीक है, एक चीज हम करनी पड़ेगी। देखो, दूसरा रो पहला कॉलम छुपाया, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हटा देंगे तो क्या जाएगा, -1। फिर देखो दूसरा रो, दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 दूनी 4 माइनस का, 2 दूनी 4 माइनस का, 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा -9। ठीक है, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, ठीक है, पर रीचेक कर लेंगे। इसको एडजेंट के दूसरे कॉलम में रखना है। अब आ जाओ, तीसरा रो छुपाएंगे, पहला कॉलम छुपाएंगे, 3 चौके 12 माइनस माइनस प्लस, और 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, फिर आ जाओ तीसरा रो, तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8 माइनस का, 5 तिया 15, 8 और 15 23, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 23। फिर आ जाओ तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। तो ये एडजेंट के तीसरे कॉलम में आ जाएगा। तो हमारा एडजेंट ए क्या होगा, एडजेंट ए क्या होगा, तो यहाँ क्या करना है, ये पहले कॉलम में आएगा 0 2 1, 0 2 1। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा -1, -9, -5। ये तीसरे कॉलम में आ जाएगा 2 23 13। ये एडजेंट ए आ गया, एडजेंट ए आ गया। अब आपको ए इनवर्स निकालना है। इनवर्स का सूत्र क्या होता है, एडजेंट ए बट्टे सारणिक ए, तो हम यहाँ एडजेंट ए रख देंगे, सारणिक ए का मान कितना है, -1 है, उससे भाग दे देंगे, तो ये 0 2 -1 -9 -5, तो 23, हर एक पद को -1 से भाग देंगे तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा। क्या आ जाएगा, इनवर्स, इनवर्स क्या आ जाएगा बच्चों, चिन्ह बदल देना है, 0 -2 -1, 1 9, बस चिन्ह बदल दो, -2 -23 -13। ये हमें ए इनवर्स मिला। ठीक है, ये हमें ए इनवर्स मिल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, XYZ के मान निकालने हैं। अवयव विधि लगानी है। ये चीज हो गई। अवयव विधि क्या कहती है, इनवर्स तो हमने निकाल दिया। ठीक है, अवयव विधि क्या कहती है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। अवयव विधि क्या कहती है कि अगर ए मैट्रिक्स को एक्स मैट्रिक्स से गुणा करो और बी के बराबर रखो, तो फिर से ये 3 समीकरण आ जाएंगे। दोनों तरफ एक्स ए इनवर्स से गुणा कर दोगे, एक्स बराबर आ जाएगा ए इनवर्स बी। ठीक है, और आप जानते ही हैं ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजेंट ए बट्टे सारणिक ए। ए इनवर्स हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। अब मान रखेंगे एक्स का मान हमारे पास क्या है, XYZ। ठीक है, और यहाँ इनवर्स यहाँ आ जाएगा बी। ठीक है, अब देखो इनवर्स का मान कितना है, 0 1 -2, -2 9 -23, -2 9 -23। ठीक है, फिर है -1 5 -13, और 22 हमारे पास क्या था, 11 -5 -3, 11 -5 -3। ठीक है, अब आप गुणा करेंगे, इधर से रो लेना होता है, इधर से कॉलम लेना होता है। गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 गुणा 11 0, 1 पंजे 5, 2 तियाँ 6, माइनस माइनस प्लस। फिर आ जाओ 11 दूनी 22, 9 पंजे 45, 23 तियाँ 69, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 69। फिर आ जाओ 1 गुणा 11 माइनस के 11, 5 बचे 25, 13 तियाँ 39, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से आ जाएगा 1,
यहाँ देखो कितना है 69, इसे घटा देना है आपको, 5 और 2 7, हाँ 4 और 2 6, तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है, इधर x का मान क्या है हमारे, एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, संगत पदों की तुलना हो जाएगी, x का मान 1, y का मान 2 और z का मान क्या आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है और एग्जाम में हर साल आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। 2 क्वेश्चन हो गए, मोहर लगा लो, ठप्पा मार लो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में ना आए ना तो मेरा नाम बदल देना। हर क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूँ, 15 में से ये नहीं बोलूँगा 10 आएगा 12 आएगा, 15 के 15 आएंगे। जी हाँ, 15 के 15 हर साइड में मिलेंगे आपको। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसकी भी गारंटी लेता हूँ, आएगा ही आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा। कह रहे हैं ये वक्र से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वक्र क्या है, दीर्घवृत्त है। ये क्या है, दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, मैं दे रखा है दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त का समीकरण, ये अपने को दे रखा है। क्या दे रखा है वो लिख लो, एक्स स्क्वायर बट्टे 25, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का वर्ग, प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 9, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का वर्ग, बराबर 1। प्रॉपर वे में लिख दिया। अब इसका चित्र बना लो, एक्स के बट्टे पे 5 बढ़ाए तो ऐसा चित्र बनेगा। अंडे के आकार का होता है, ठीक है। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा केंद्र है। इस बिंदु का नाम ए, बिंदु का नाम बी, बिंदु का नाम सी, इस बिंदु का नाम मैंने डी दिया। ये क्या होगा बच्चों, एक्स के बट्टे 5 है तो ये होगा 5,0। बी क्या होगा, वाई के बट्टे में 3 है तो ये होगा 0,3। ठीक है, ये 4 समान टुकड़े हैं, चारों टुकड़ों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। अगर एक टुकड़े का क्षेत्रफल आप निकाल लोगे और उसको 4 से गुणा कर दोगे तो संपूर्ण का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। ये टुकड़ा अगर मैं निकाल लेता हूँ, उसको मैं 4 से गुणा कर दूँ, टोटल का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा, है ना। यहाँ लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट का मतलब होता है जो क्षेत्रफल आपको चाहिए। क्या होगा क्षेत्रफल, ए बी सी डी, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे एरिया, ए पे स्टार्ट किया था, ए पे ख़त्म करना है। ये होगा 4 गुणा एरिया ओ ए बी, ओ ए बी। क्षेत्रफल निकालने के लिए समाकलन का प्रयोग करेंगे। लिमिट किस में लेना चाहोगे आप, तो देखो लिमिट 0 का मतलब 0,0, ओ का मतलब केंद्र है ना, तो मैं लिमिट में एक्स में ले रहा हूँ 0 से 5 तक। तो मैंने सीमा निर्धारित कर दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सीमा निर्धारित कर दी। तो ये वक्र बताएगी कि तुम कितनी जगह घेर रहे हो, कितना क्षेत्रफल घेर रहे हो। ठीक है, तो लिमिट में ले रहा हूँ मैं एक्स में, अब 0 से एक्स बराबर 5। अगर लिमिट एक्स में लिया है तो सूत्र क्या लगता है, वाई डी एक्स। ठीक है, सूत्र लगता है वाई डी एक्स। और यहाँ पे देखो इस वक्र का मान, इस वक्र का मान क्या है, एक्स स्क्वायर बट्टे 5 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बट्टे 3 का वर्ग बराबर 1। तो इस वक्र का ही वाई चाहिए आपको, तो यहाँ से वाई का मान निकालो, वाई स्क्वायर बट्टे 3 स्क्वायर, ये प्लस का इधर के हो जाएगा माइनस का। पाँच स्क्वायर कम 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वर्गमूल निकालोगे 3/5 रूट के अंदर आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, इस वाई का मान उठाकर यहाँ रख देंगे अगले स्टेप में, वाई का मान रखने पर। बाहर मेरा 4 है, लिमिट मेरा 0 से 5 है, वाई का मान हमारे पास है 3/5, अंडर रूट के अंदर है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये 4×3 12/5, लिमिट 0 से 5, यहाँ समाकलन है 5 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये सूत्र बन गया है, आपको सूत्र पता होगा, एक सूत्र होता है आपका अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का सूत्र क्या होता है? एक्स बट्टा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन। ये सूत्र हमें यहाँ लगा देना है। ठीक है, ये सूत्र हमें लगा देना है इंटीग्रेशन का। सूत्र बच्चों आपको याद होना चाहिए, और 8वें चैप्टर में ये सूत्र आएगा ही आएगा, इसको तो रट्टा मार लो। ए की जगह पे 5 है, एक्स की जगह पे एक्स है, यहाँ आ जाएगा एक्स बट्टे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट मेरी है 0 से 5। ठीक है, हल करते हैं। अब देखो, लिमिट रखेंगे हम, पर लिमिट इसकी जगह पे क्या रखना है? 5 रखना है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 5 रखो। लिमिट रख दी, अब आपको लोअर लिमिट रखना है। इस जगह पे क्या रखना है? 0। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी, तो आप देख पा रहे हैं भैया ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0। ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा? 0। डायरेक्ट कैलकुलेशन से ही मिल जा रहा है। अगले स्टेप में आप क्या लिख दोगे? 12/5, ये हो जाएगा अपना 25/2, 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस यहाँ से आ जाएगा 25/2 साइन इनवर्स 0 के बट्टे कुछ भी हो क्या होता है? 0। यहाँ तक हो गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखो बच्चों, 12/5, यहाँ पर 25/2, साइन इनवर्स 1 किस एंगल में मिलता है? साइन के पाई/2, 90 पे मिलता है, तो यहाँ पाई/2 आ जाएगा। साइन इनवर्स 0 का मान किस पे मिलता है? 0। 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाएगा। ये 2 गुणा 0 0। अब देखो यहाँ आ जाएगा 12/5 और यहाँ है 25 पाई/4। कुछ कट रहा है, काटो। 4 तियाँ 12, 5 बचे 25, 5 तियाँ 15, 15 पाई वर्ग। उत्तर क्या होगा? 15 पाई वर्ग मात्र। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट या दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आता है, ये आप रहा आपके आंखों के सामने, बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है वो लिख देंगे यहाँ पर। दिया है, क्या दे रखा है? 1+y² dx बराबर है tan इनवर्स y माइनस एक्स, यहाँ पर है dy। ठीक है, कोशिश करोगे वेरिएबल सेपरेबल करने का, नहीं होगा, समझाते ये है नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है, रैखिक अवकल समीकरण। तो ये फर्स्ट टाइप नहीं है, ये सेकंड टाइप से ही होगा। ठीक है, कैसे? ये गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, और ये गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अलग अलग बट्टे में ले लोगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स y बट्टे में 1+y² माइनस के x बट्टे में 1+y²। सेकेंड टाइप का जो पद होता है उसमें उस तरफ क्यू में y का पद रहना चाहिए या कोई अचर रहना चाहिए। x का पद है उसे उठाकर इधर ले आएंगे। ठीक है, ये आ गया सही रूप में। प्यारे बच्चों, ये क्या है हमारा? यह है एक रैखिक अवकल समीकरण। यह रैखिक अवकल समीकरण
ये रैखिक अवकल समीकरण है, किस टाइप का है बच्चों वो भी हम लिखना होगा। तो यहाँ लिख देंगे ये है सेकेंड टाइप का, डी एक्स बट्टे डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू टाइप का है। इससे हमें क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है, और हमें पी और क्यू के मान लिखने हैं। ठीक है, पी का मान क्या है और क्यू का मान क्या है वो हम यहाँ लिख देंगे। पी क्या होता है बाबू, एक्स का गुणज, ये है 1 के बट्टे में 1+y²। क्यू का मान इधर वाला पद है, वो है tan इनवर्स y बट्टे में 1+y²। हमें क्या निकालना है सबसे पहले, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक जो कि जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग वेक्टर, e की पावर समाकलन पी डी एक्स। ठीक है, तो p का मान क्या है हमारे पास, p का मान है x का गुणज 1 के बट्टे में 1+y²। ठीक है, यहाँ dx लिख दिया था मैंने, गलत लिख दिया। क्यों, देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद रखने का। इसके बट्टे में dy है ना, तो यहाँ पे dy आएगा, तो बट्टे में होता है वही आता है यहाँ पे dy। अब हम मान रखेंगे, p का मान क्या है, 1+1 किया अपन 1+y²। इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y। ये हमें हमारा क्या मिल गया बच्चों, समाकलन गुणक। तो हमें क्या निकालना है, अवकल समीकरण का हल निकालना है। तो अवकल समीकरण का हल, ठीक है, अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, ये हो जाएगा x गुणा इंटीग्रेटिंग वेक्टर dx है ना, तो x आएगा बराबर इंटीग्रेशन q गुणा इंटीग्रेटिंग वेक्टर dy प्लस सी। ये सूत्र हो गया, सूत्र को डब्बे में बंद कर देते हैं, ये हमारा सूत्र है। अब हम मान रखेंगे x इंटीग्रेटिंग वेक्टर क्या है, e की पावर में tan इनवर्स y, समाकलन बराबर के उस तरफ समाकलन, क्यों हमारे पास क्या है tan इनवर्स y बट्टे में 1+y², और समाकलन गुणक क्या है, e की पावर में tan इनवर्स y dy प्लस सी। अब हमें इसको क्या करना है, समाकलन करना है। ध्यान से देखिए, tan इनवर्स y को अगर मैं मान लेता हूँ तो उसका अवकलज यहाँ मौजूद है। tan इनवर्स y का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में 1+y² बट्टे में मौजूद है, तो मान लो, माना t बराबर tan इनवर्स y, यहाँ dy है, y के सापेक्ष अवकलज कर देंगे, 1 बट्टे 1+y² आ जाएगा। ठीक है, तो dy बट्टे 1+y² की जगह पे क्या आ जाएगा, dt। अब ये मान यहाँ रखना है, समाकलन में ही रखना है, बाकी कहीं नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा। tan इनवर्स y की जगह इधर t मत रख देना, tan इनवर्स y को अपना t माना है, और ये t हो जाएगा e की पावर t, dy बट्टे 1+y² की जगह पे क्या आ जाएगा, dt प्लस सी। आइलेट वाला नियम लगाओगे, इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो इसको सेकंड नाम देंगे, इसको फर्स्ट नाम। दो फंक्शन की गुणा हो रही है ना, करते हैं समाकलन। पहला वाला वैसे का वैसे गुणा दूसरे वाले का समाकलन, समाकलन ब्रैकेट पहले वाले का अवकलज डी बट्टा डी टी फिर गुणा दूसरे वाले का समाकलन ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, की पावर टी का समाकलन e की पावर टी, यहाँ से प्लस करेंगे टी के सापेक्ष एक आ जाएगा, की पावर टी का समाकलन e की पावर टी, बाहर से ये क्या है डी टी प्लस सी। देखो बच्चों, की पावर टी एकम e की पावर टी, e की पावर टी का समाकलन क्या हो जाएगा, की पावर टी, की पावर टी निकाल लो उभयनिष्ठ। लास्ट में क्या करना है, टी का मान रख देना है,
पी का मान क्या है बच्चों? 10 इनवर्स y। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार आता है। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ये हमें हमारा जनरल सोल्यूशन व्यापक हल आराम से मिल गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी हो दोबारा आप देख सकते हैं। आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए दो रेखाओं के बीच की, हर साल एग्जाम में आता है। ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा है। ठीक है, दिया है करके आप लिख दोगे। ये आपकी पहली रेखा है और ये आपकी दूसरी रेखा है। हर साल आपको मिलता ही मिलता है ये प्रश्न। तो आप देखेंगे ये आपका A1 है, ये आपका A1 वेक्टर है, ये आपका A2 वेक्टर है, ये आपका B1 वेक्टर है और ये आपका B2 वेक्टर है। ठीक है, और ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आता है। इस टाइप के न्यूनतम दूरी निकालने के 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जी हाँ, 4 टाइप। बाकी जो बच्चे क्वेश्चन है B1 और B2 अलग होते हैं, B1 और B2 सेम टू सेम होते हैं और कार्तीय रूप में जो प्रश्न है बच्चे सब कुछ कर लेते हैं। बच्चे ये इसमें आके अटक जाते हैं ये क्वेश्चन। अभी मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। अब आप बोलोगे भैया B1 और B2 यहाँ अलग अलग है, तो यहाँ पर जब B1 और B2 अलग अलग है तो वो सूत्र लगेगा ना अलग वाला, समांतर तो नहीं होगा क्योंकि B1 B2 अलग दिख रहे हैं। तो भाई ये इसीलिए तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ये अलग नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास B1 क्या है? B1 वेक्टर हमारे पास है 2i + 3j + 4k और हमारा जो B2 वेक्टर है वो है 4i + 6j + 8k। इसीलिए तो इसको मैंने लिया है। तो यहाँ से अगर मैं दो वंश निकाल लूँ क्या आ जाएगा? 2i + 3j + 4k। तो ये जो B2 वेक्टर है उसको मैं B1 वेक्टर के मल्टीपल्स में लिख सकता हूँ। कोई वेक्टर अगर किसी के मल्टीपल्स में आ जाता है लैम्डा तो वो क्या होता है? संरेख, समांतर। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो छोटा वाला है उसी को B बोलते हैं। B1 और B2 यहाँ पर एक दूसरे के गुणज के रूप में आ गए तो ये समांतर का केस है। ये क्या है? समांतर का केस है। तो आप जो छोटा वाला जिसके मल्टीपल्स के रूप में आया उसे B बोल दोगे। B हमारा क्या हो जाएगा? जिसके मल्टीपल्स के रूप में आया छोटा वाला, ये हो जाएगा B 2i + 3j + 4k। ये हमारा B वेक्टर हो जाएगा। समांतर का केस है, यहाँ लिख दोगे समांतर रेखा। ठीक है, और समांतर रेखा की जो न्यूनतम दूरी का निकालने का सूत्र होता है E बराबर, वो क्या होता है? B क्रॉस A2 - A1 का मापांक बट्टे B का मापांक। ये सूत्र होता है। एनसीईआरटी में ये सूत्र गलत लिख रखा है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, हमारे पास B वेक्टर क्या है? 2i + का 3j, ठीक है, +3j + 4k, ये है। तो इसके परिमाण की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो लगे हाथ पहले क्या निकाल लेते हैं? परिमाण निकाल लेते हैं। पहले परिमाण निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? i के गुणज का वर्ग प्लस j के गुणज का वर्ग प्लस k के गुणज का वर्ग, यही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौको 16। तो ये हो जाएगा √29। क्या हो जाएगा? √29। फिर मुझे क्या चाहिए? A2 - A1 चाहिए, वो भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ निकालेंगे A2 - A1। A2 हमारे पास क्या है बच्चों? 2i + 4j + 5k माइनस A1 हमारे पास है i + का 2j + का 3k। अरे यार मैंने तो दवाई खानी पड़ेगी, याद आ गया। 2i में से 1i कम करेंगे तभी 1i आ जाएगा। 4j में से 2j कम करेंगे तो 2j बचेगा। 5k में से 3k घटा दोगे तो 2k बचेगा। ठीक है, फिर मुझे क्या चाहिए? B क्रॉस A2 - A1 चाहिए, ये निकालते हैं। ठीक है, अगला स्टेप में हम क्या करेंगे? B क्रॉस A2 - A1 निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे हम
आई जे, बी के गुणज पहले आएंगे, बी का गुणज क्या है ये देखो, आई का गुणज 2, जे का गुणज 3, के का गुणज 4, 2 - 7 में आ जाओ, आई का गुणज 1, जे का गुणज 2, ई के गुणज, ठीक है। अब हम ई को छुपा देंगे आई के लिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, फिर माइनस जे लगता है, जे छुपा देंगे जे के लिए, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, के लिए के को छुपा देंगे, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा माइनस के 2i, 0 जे और 1। फिर हमें इसका क्या चाहिए होता है बच्चों, परिमाण। परिमाण निकाल लेते हैं लगे हाथ, आई के गुणज का वर्ग, जे के गुणज का वर्ग, ए के गुणज का वर्ग, 4, ये आ गया √5। ये मान उठाकर यहाँ रख दोगे, ये है √5, नीचे है अंडर यानी कि √के 5/29। अगर नेगेटिव में आता तो हम उसे पॉजिटिव कर देते, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर नंबर 12 से आपको पता है एग्जाम में प्रश्न आएंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ, उदाहरण नंबर 2, 3, 4, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में बार बार आता है। कर लेना अच्छे से इन 4 प्रश्नों को, मैंने करा रखा ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखोगे तो सब आपको मिल जाएगा। उदाहरण भी पूरा करा रखा है, प्रश्नावली भी पूरी करा रखी है नई सीरीज में। अरे निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड, ये जो जेड दे रखा है, जेड को हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य फलन। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि जेड को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन कहते हैं। अधिकतमीकरण कीजिए, ये हमें रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, ठीक है, अधिकतमीकरण करना है अपने को। तो देखो जेड हमारे पास क्या है, क्या लिखेंगे, दिया है। और इसका सही उत्तर बच्चों ग्राफ पेपर में ही मिलता है, ग्राफ आपको एग्जाम में मिलेगा, घर से नहीं ले जाना है। अपने को जेड दे रखा है, उद्देश्य फलन, जेड मैक्सिमम निकालना है, अधिकतम निकालना है। ये हमारे पास है 3x + 2y, ठीक है। हमारे अवरोध क्या दे रखे हैं, ठीक है, अवरोध हमें जो दे रखा है वो दे रखा है, क्या दे रखा है, x + 2y, 10 या 10 से छोटा है। दूसरा हमें दे रखा है 3x + y जो है 15 या 15 से छोटा है, ठीक है। और x का और y का मान 0 या 0 से बड़ा है, यानी कि हल क्षेत्र में प्रथम चतुर्थांश में लेना है, ये इसका मतलब होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, स्टेप 1 में आ जाओगे। स्टेप वन में क्या होता है, ये जो असमीका है इसको हमें समीकरण में बदलना होता है। तो यहाँ लिखेंगे असमीका को, असमीका को समीकरण में बदलने पर, कि जो भी असमीका है उसको हमें क्या करेंगे, पहले समीकरण में बदल देंगे। बदल दो तो ये हो जाएगा x + 2y = 10, ये हो जाएगा 3x + y = आपको ग्राफ खींचना है तो हर क्या करना होगा, हर एक से बिंदु निकालना होगा, कम से कम 2-2 बिंदु, डब्बा बना के निकाल लेते हैं, सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। x को अगर 0 मानेंगे 2y बचेगा, 2 × 5 = 10, y को अगर 0 मानेंगे तो x का मान आ जाएगा 10। ये p बिंदु हो गया, ये हमारा q बिंदु, ठीक है। x का मान 0 मानोगे, y का मान आपको मिलेगा 15, y का मान आप 0 मानोगे तो x का मान मिलेगा 3 × 5 = 15, ठीक है। ये मेरा r बिंदु हो गया, ये मेरा h बिंदु। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, देखो सही उत्तर पाने के लिए बच्चों हमें क्या करना होता है ना, आंसर को ग्राफ पेपर में सॉल्व करना होता है। मतलब ये जो भी बिंदु आ रहा है ग्राफ पेपर में करना होगा, वरना दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए क्या होता है, जो बिंदु आपका संतुष्ट करता है। स्टेप 2 है ये आपका, स्टेप 2 लिख लेना, ठीक है।
अगर कोई बिंदु आप ले रहे हो और वो बिंदु असमीका को संतुष्ट कर रही है तो वो हल क्षेत्र उसी बिंदु की तरफ जाएगा। अगर संतुष्ट नहीं कर रही है तो उस बिंदु से बाहर जाएगा। तो मैं ले रहा हूँ केंद्र 0,0 पर। इसके जगह पे भी 0 रखना है, वाई की जगह पे भी 0 रखना है। दोनों असमीका, पहले असमीका क्या है, x+2y, 10 या 10 से छोटा है। और दूसरी असमीका है हमारे पास 3x+y, 15 से छोटा है। ठीक है, आपको क्या करना है, x की जगह पे 0 रखना है और y की जगह पे भी 0 रखना है। जो 0 होता है वो 0 10 से छोटा है, संतुष्ट कर रहा है, यानी कि हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। फिर आ जाओ दूसरे वाले में, की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो। जो 0 से बड़ा होता है 15, ये भी संतुष्ट कर रहे, तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अगले स्टेप में आपको बनाना है ग्राफ। बड़ा से बड़ा मान क्या है हमारे पास, y में 15 है। ओके, देखो ग्राफ पेपर बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4 5। ठीक है, समान दूरी पर रखते हैं, सारे मान धनात्मक है तो हमने कर लिए। अब बिंदु पे आ जाते हैं। पहला बिंदु क्या है, x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5, ये हमारा 0 है, x पे 0 y पे 5, ये पहला बिंदु है P। फिर क्या है अपना, x पे 10 है, y पे 0, x पे 10 y पे 0, ये अपना है Q। हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देनी है। ठीक है, और समीकरण का नाम लिख देना है। अब इसमें क्या आया था कि केंद्र ने संतुष्ट किया था, तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। क्योंकि हमारे पास दो अवरोध है तो दोनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र अपने को चाहिए। जितने अवरोध होंगे उतने का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र चाहिए। अगर उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं आता तो उसका कोई हल नहीं होता। दूसरे पे आ जाओ, दूसरे वाले पे बिंदु पे x पे 0 y पे 15, x पे 0 y पे 15 है, x पे 0 y पे 15, ये मेरा बिंदु है R। अगला बिंदु क्या है मेरा, x पे 5 y पे 0, पे 5 y पे 0, ये मेरा S। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। स्केल से खींचना होता है। ठीक है, अब ये कटान बिंदु कहाँ है, ये आपको, मुझे भी खुद आइडिया नहीं आ रहा है कि ये कटान बिंदु क्या होगा। फिलहाल वही स्थल क्षेत्र देखो, इस वाले ने भी केंद्र ने संतुष्ट किया तो केंद्र की तरफ जाएगा, ये केंद्र है ना अपना, केंद्र की तरफ जाएगा। तो जहाँ पर नीला, और नीला बोल रहा हूँ, हरा और सफ़ेद दोनों जगह मिल रहे, वो हल क्षेत्र हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमारा क्या होगा बच्चों, ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, ये वाला हल क्षेत्र होगा। ठीक है, दोनों जगह पे ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हो जाएगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हेलो कर दो मामी, मामी। देखो बच्चों, हमारे क्लास में कौन आ गया है, मामी। हेलो करो, हेलो। करो। सो देखो बच्चों, अगर ये चीज़ हम ग्राफ पेपर में बनाते ना तो ये बिंदु हमें स्पष्ट रूप से दिख जाती। क्योंकि मैंने बनाया आपके सामने डिजिटल बोर्ड में तो आंसर नहीं आ रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बिंदु निकालने के लिए इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करना पड़ेगा, और फिर ये बिंदु पता चलेगा। इस बिंदु का नाम मैं ये दे देता हूँ, तो ये एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक मैं निकाल के दिखाऊंगा। फिलहाल मेरा जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है OSAP। ये दोनों अवरोध यहाँ पर कॉमन दिख रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। ठीक है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमारा क्या है,
PASO, PASO, और इन्हीं बिंदुओं पे हमें सारे मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, वो हम ज्ञात कर लेंगे। अब जैसे मुझे मेरा एक काम बढ़ गया यहाँ पर, ये बिंदु मुझे निकालना पड़ रहा है क्योंकि मैंने ग्राफ पेपर में नहीं किया है। लेकिन आप डरो मत, क्योंकि आप तो ग्राफ पेपर में ही करोगे ना। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स पे आपको चेक करना है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ आपका आ जाता है Z, उद्देश्य फलन। क्या है अपना Z? Z अपने पास था 3x + 2y। ठीक है, 3x प्लस का 2y। ठीक है बच्चों, मामी बाय कर दो। बच्चों आप तो ग्राफ पेपर बनाओगे ना, तो ये बिंदु आपको कितना मिलेगा मैं बता दे रहा हूँ। x पे 4 मिलेगा और y पे 3। ठीक है, x पे 4 मिलेगा और y पे 3 मिलेगा, देख लेना। और ये जो भी बिंदु आता है ना, इन असमीकाओं को संतुष्ट भी करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 3 रख के देखो, संतुष्ट करेगा। तो ये बिंदु हमें मिल गए। ठीक है, बिंदु आपको मिल जाएगा ग्राफ पेपर पे। तो पहला बिंदु हमारे पास है क्या? P हमारे पास है 0,5। फिर हमारे पास है A 4,3। फिर हमारे पास है H कितना है हमारे पास? 5,0। फिर हमारे पास है 0,0। तो हमें तो निकालना है मैक्सिमम, अधिकतम मान। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर यहाँ रखेंगे 0 और y की जगह पर रख देंगे 5, तो ये आ जाएगा 10। की जगह पर रखेंगे 4, y की जगह पर रख देंगे 3। 4 3 12, 3 6, 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। इसकी जगह पर रख देंगे 5, y की जगह पर रख देंगे 0, तो ये आ जाएगा 15। x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो ये 0। अधिकतम मान हमें कितना मिल रहा है? 18। तो जो z मैक्सिमम होगा वो हमारे पास आ जाएगा 10। किस बिंदु पर? बिंदु A 4,3 पर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है, तगड़े प्रश्न है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। थेल्स प्रमेय का प्रश्न एग्जाम में आता ही है, तो ये क्वेश्चन लगातार 22 में, 23 में, 24 में पूछा, 25 में पिछले साल नहीं आया था, तो 26 में ओवर लगा लो मेरे से, पा मार लो मेरे से, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। हमारे पास एक थैला है, ये चार पहला थैला है हमारे पास। इस थैले में जो है ना, कितनी? 4 लाल गेंद है, जैसे मैंने चित्र बनाया ना वैसे भी आप बना सकते हो। 4 काली गेंद है, ये पहली थैली है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, दूसरे थैले पे आ जाते हैं। ये हमारा दूसरा थैला है। ठीक है, ये थैला नंबर 1 है, ये थैला नंबर 2 है। ठीक है, इस थैले में कितने लाल गेंद है? और एक अन्य थैले में 2 लाल गेंद है, 2 लाल गेंद है और 6 काली गेंद है। ठीक है, दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है, कोई एक थैला चुना जाता है और उसमें से गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। ठीक है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। गेंद पहले थैले से निकाली, तो मैं घटना मान लेता हूँ। एक घटना का नाम ए दिया, एक घटना का नाम E1, एक घटना का नाम मैंने E2 दिया। ये क्या है? लाल गेंद निकालने की घटना। लाल गेंद, लाल गेंद निकलने की घटना। ठीक है, इस घटना को मैंने ए बोल दिया। E1 क्या है? घटना का नाम, पहले थैले को चुनने की घटना। पहले थैले को चुनने की घटना। E2 क्या है? दूसरे थैले को चुनने की घटना। ठीक है, प्रश्नानुसार मुझे क्या निकालना है बच्चों? क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार? मैं क्या निकालना है बच्चों? हमें बोला है
इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली जाती है। एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, ठीक है। गेंद हमारी क्या है बच्चों, लाल है। जो घटना घटित हो चुकी है वो नीचे आता है। गेंद हमारी लाल है और इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकलेगी। लाल गेंद निकली गई है पहले थैले से, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ लगेगा कौन सा नियम, यहाँ लगेगा बेज प्रमेय। यहाँ लिखोगे बेज प्रमेय से। बेज प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, सूत्र क्या होगा यहाँ पर, ये होगा सूत्र यहाँ पर P(E1) PA/E1, ठीक है। ऊपर तो ये आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, कुल प्रायिकता P(E1) PA/E1 PE2 PA/E, ये सूत्र आ जाएगा। अच्छा भाई ये मान हमें निकालना है कि करके, तो निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं PE1 प्रायिकता। पहले थैले को चुनने की प्रायिकता क्या होगी, 2 थैले हैं हमारे पास, पहले थैले चुनने की प्रायिकता संभव परिणाम 1 कुल परिणाम 2। फिर आ जाओ दूसरे थैले को चुनने की प्रायिकता संभव परिणाम 1 कुल परिणाम 2, 2 ही थैले हैं। अब आ जाओ PA/E1 निकालना है, यहाँ निकाल लेते हैं PA/E1, यानी कि पहले थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता। पहले थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता, पहले थैले में लाल गेंद कितना है, 4, संभव परिणाम 4 कुल परिणाम है 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर हमें क्या निकालना है PA/E2, दूसरे थैले से लाल गेंद चुनने की प्रायिकता। दूसरे थैले में लाल, संभव परिणाम 2 कुल परिणाम है 8, 6 2 8, 1 कम 2 2 चौको 8। सारे मान पता चल चुके हैं हमें, इन मानों को उठाकर हमें सूत्र में रख देना है। रख देते हैं। तो PE1 का मान है 1/2, PA/E1 का मान भी है 1/2, ठीक है। फिर आ जाएंगे नीचे 1/2 गुणा 1/2 2 गुणा 1/4। हल करेंगे, ऊपर आ जाएगा 1/4, नीचे 1/4 प्लस 1/8, लॉसअप आ जाएगा 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 8 एकम 8 1/4 3/8 की गुणा इसके साथ 8 एकम 8 और इसकी गुणा इसके साथ 4 गुणा 3, 4 दूनी 8। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, 2/3। हमें हमारा उत्तर मिलेगा 2/3। ये तगड़ा क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है, बार बार आता है। कह रहे हैं खांसी भी हो रखी है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले समवृत्तीय शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण होता है वो इतना होता है। 22 में, 23 में, 25 में भी आ रखा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन tan इनवर्स करके है, वो भी एग्जाम में बार बार आता है। तो वो तो मैंने कई बार करा दिया, इस क्वेश्चन का मैंने पिक किया है, ठीक है। तो देखो बाबू, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। हमें क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए, दिया हुआ पृष्ठ है आपको, आयतन आपको दिखाना है महत्तम, इसका शंकु का। हमारे पास एक शंकु है, ये शंकु है, ये शंकु की ऊंचाई है, ये शंकु की त्रिज्या है, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई को मैं h मानता हूँ, शंकु की त्रिज्या को मैं r मानता हूँ, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, अर्धशीर्ष कोण हमें इतना दिखाना है। अर्धशीर्ष कोण को मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। हमें क्या सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो अर्धशीर्ष कोण आएगा वो आएगा sin इनवर्स 1/3। ये अपने को सिद्ध करना है। साथ ही साथ हमें आयतन को महत्तम दिखाना है। हमें आयतन को क्या दिखाना है, महत्तम दिखाना है, ओके। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सो देखो, शंकु हमें क्या दे रखा है, दिया हुआ पृष्ठ, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल h बराबर क्या होगा, बाहर से देखो ये तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, l होती है। तो बाहर बाहर से क्षेत्रफल πr_l,
नीचे से वृत्त है तो यहाँ से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा देखो एच प्लस का इधर के माइनस का हो गया पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास बचा पाई आर एल। मैं क्या करता हूँ, पाई आर गुणा में इधर के बट्टे में आ जाता है। तो ये आ गया अपना एल। इसकी भी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बार पड़ेगी। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। आ जाओ, हमें क्या करना है, आयतन को महत्तम दिखाना है। शंकु के आयतन को महत्तम दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन v बराबर, सूत्र क्या होता है, बट्टा 3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, आपको एक सूत्र पता होगा, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस का आर स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर। एच बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें लेना पड़ेगा, तो ये एच का मान होगा, है ना। यहाँ पर एक संबंध होता है, कक्षा 9-10 में बड़ा होगा, ये मान हम यहाँ रख देंगे, बट्टे 3 पाई आर स्क्वायर। एच की जगह पे आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बच्चों यहाँ तक नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो एल है इसका मान उठाकर हम यहाँ रखेंगे। अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फलन को सरल कर रहे हैं। एल का मान कितना है, एच माइनस पाई आर स्क्वायर बट्टे में पाई आर का स्क्वायर, यहाँ पर है आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, v बराबर, यहाँ हमारे पास है पाई आर स्क्वायर बट्टे में 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab 2h पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बट्टे में क्या है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है, तो कुछ कट पिट रहा होगा, ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का माइनस का कट जाएगा। अंदर से क्या बचा मेरे पास, v बराबर पाई आर स्क्वायर बट्टे में 3, और यहाँ से बचेगा अंदर एच स्क्वायर माइनस के 2h पाई आर स्क्वायर बट्टे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये बाहर निकाल लो, रूट से बाहर आ जाएगा 3 पाई आर। ठीक है, 3 पाई आर बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस की 2h स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। एक पाई से एक पाई कटा, एक आर से आर कटा, यह आ जाएगा आर बट्टे 3 रूट के अंदर एच स्क्वायर 2 पाई एच आर स्क्वायर ही है ना। ठीक है, इस आर को अंदर गुणा कर दो, आर अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा एच स्क्वायर आर स्क्वायर से एस छूट गया 2h पाई आर स्क्वायर 2h पाई आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर अंदर जाकर आर की पावर 4 हो जाएगा। आर को जैसे ही मैं अंदर डालूंगा आर स्क्वायर गुणा हो जाएगी अंदर जाके। ठीक है, अंडर रूट है, मैं दोनों तरफ वर्क कर देता हूँ, और इस v को मैं ना वर्क करने पर ऐसे वर्क करूँगा, ये हो जाएगा 9, यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर आर स्क्वायर 2h पाई आर की पावर 4। देखो, जो नेचर v स्क्वायर का होगा वही सेम नेचर इसका भी होगा, दोनों काम तो दोनों तरफ ही हमने वर्क किया है ना, तो नेचर इसका होगा वही नेचर इसका होगा, इसकी प्रकृति होगी। अब मैं क्या करूँगा, ये फलन मेरा आर के रूप में आ गया है। ठीक है, इस v स्क्वायर को एक फलन का नाम देता हूँ, यू देता हूँ, यू दे दिया। यू मेरे पास क्या है, एच स्क्वायर आर स्क्वायर 2 पाई एच आर की पावर 4 बट्टे में कितना है 3। अब क्लच कर लेते हैं आर के सापेक्ष।
ठीक है, बट्टे का 3 वाइनिस्ट है अपना, वाइनिस्ट बोल रहा हूँ, कॉमन है अपना। तो ये क्या हो जाएगा, आर के सापेक्ष करेंगे तो 2h² r, 2h²r, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2πs/r³। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव करें, रुको करेंगे डबल डेरिवेटिव, थोड़ा रुक जाते हैं। अपना क्या आ रहा है यहाँ से, एस उबाइनिस्ट है, 2 उबाइनिस्ट है, एस उबाइनिस्ट है। ठीक है, इतना ही निकालते हैं, और आर उबाइनिस्ट है, ये में 3। यहाँ अपने बचा है एस, तो यहाँ बचेगा अपना 4πr²। ठीक है, ये अपना सिंगल डेरिवेटिव है। कहीं समीकरण माना अभी तक हमने, कहीं भी नहीं माना, इसको समीकरण 1 मान लो। डबल डेरिवेटिव कर देते हैं, यहीं लगे हाथ, बट्टे में 3 है अपना, आर के सापेक्ष डबल डेरिवेटिव करेंगे ना, तो यहाँ 2h² बचेगा, 4 दूनी 8 पाई एस, पाई एस, ये आर की पावर 3 का गुणा करेंगे, अवकलज करेंगे तो 3r² हो जाएगा। ये आ जाएगा 2h², 8 × 24 पाई एस r²। ठीक है, इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, समीकरण नंबर 2 मान लिया इसको। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैंने फिर भी इसको अटेम्प्ट किया है, बाकी सारे टीचर छोड़ देते हैं, मैंने कहा नहीं एग्जाम में आता है तो इसको लेना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे अब। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, हम थोड़ा मिटाते हैं। हमें क्या करना है आपको पता होगा, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या करते हैं, तो सिंगल डेरिवेटिव होता है, वो रखते हैं 0 के बराबर, रखो 0 के बराबर। तो ये सिंगल डेरिवेटिव है अपना 2h/3 -4πr², इसको रख देंगे 0। देखो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, कॉमन बोल रहा हूँ, कांस्टेंट है, एस क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल कांस्टेंट है, त्रिज्या भी कांस्टेंट होता है, तो पूरा कांस्टेंट हो गया। दो फलन का गुणनफल 0 है, तो अगर ये 0 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा, -4πr², इसको 0 के बराबर होना ही पड़ेगा, तो माइनस के 4πr² इधर आके आ जाएगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे हमें। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या दिखाना है, आयतन को महत्तम दिखाना है, तो इस एस का मान उठाकर हम डबल डेरिवेटिव में रख देंगे। ठीक है, रख दो, जगह कम है तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ। एस की जगह पे क्या रखना है, 4πr²। यहाँ एस है 2, वर्क कर दोगे, 4 चौको 16, ठीक है, इसका मान रख देंगे 4 चौको 16 π² पावर 4, यहाँ पर है 24 पाई, इसका मान कितना है 4πr², या गुणे में है अपना r² और 4 हो जाएगा, बट्टे में 3। ये हल करोगे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, महत्तम। तो हल करोगे, गुणा करोगे, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, फलन हमारा महत्तम है। एक काम तो हमारा हो गया कि आयतन को हमने महत्तम दिखा दिया, तो हल करोगे नेगेटिव आएगा, करके देख लेना। अब मुझे क्या करना है, अर्धशीर्ष कोण को sin इनवर्स 1/3 लाना है, ये अगला काम बचा हुआ है। ओके, उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो उसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ से मिटाओ, इसकी ज़रूरत, यहाँ से मिटाते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, एस का मान क्या है 4πr² है, मैं यहाँ रख दूंगा, क्योंकि एल बराबर एस का मान क्या है 4πr², यहाँ रख दूंगा 4πr², यहाँ पर πr², बट्टे में है अपना πr, तो यहाँ से बचेगा 3πr²। ठीक है, बट्टे में πr, पाई से पाई कटा, यहाँ से बचेगा 3r, तो ये l, ये r, गुणे में इधर के बट्टे में आ गए, ये हो गया 3। ठीक है, r बट्टे l करेंगे तो क्या हो जाएगा,
आर बट्टे एल क्या होगा, 1/3 पलट देंगे तो। अब देखो चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो आर बट्टे एल देखो, कोण के सामने वाली भुजा लंब, यहाँ पे 90 अंश होता है, ये कर्ण अपना एल है, ठीक है। आर बट्टे एल का मान कितना है, 1/3 है। तो साइन इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स में चढ़ जाएगा। और यही अपने को सिद्ध करना है कि जो हमारा अर्धशीर्ष कोण होगा वो इतना होगा। आराम से बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो दोबारा आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है और बड़े नंबर में आता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्स बराबर जब 3 नहीं है ये फलन है, और एक्स बराबर 3 पर 0 है, सततता और अवकलनीयता की जांच करनी है, ठीक है, एक्स बराबर 3 पर। तो सबसे पहले सात्यंत की जांच कर दें, एक्स बराबर 3 पर सात्यंत की जांच। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, लिमिट टेंस टू 3 पॉजिटिव, 3 पे चेक कर रहे हैं ना, फंक्शन एक्स, ठीक है। तो 3 से अधिक के लिए, 3 से कम के लिए यही फलन लेना है अपने को। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 3, फंक्शन मेरे पास क्या है, x-3 बट्टे में x-, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब यहाँ देखो, x-3 का मान, जब देखो x का मान 3 से बड़ा है तो x-3 का मान क्या होगा, प्लस में लिया जाएगा, मॉडुलस है ना, प्लस में लिया जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x-3 बट्टे में x-3, है ना, कट के क्या आ जाएगा, x है ही नहीं, जहाँ पे मैं 3 रखूँगा 1 आएगा। अब आ जाओ, क्या निकालते हैं, LHL निकाल, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव फंक्शन x। इसको दूसरे तरीकों से भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका ही बता रहा हूँ। लिमिट टेंस टू 3, कम के लिए भी यही फलन होगा अपना, x-3 बट्टे में x-3। देखो, अगर यदि इसका मान 3 से छोटा है, x-3 का मॉडुलस क्या होगा, -x-3, ठीक है। ये मान आप ये रखो यहाँ पर, यहाँ क्या बचेगा, माइनस के। अब खुद देखो, क्या LHL RHL बराबर है, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए, तब जाके फलन सतत होता है। तो यहाँ लिख देंगे 3 पे कितने 0 है, क्योंकि LHL RHL बराबर नहीं है फंक्शन 3 के, तीनों बराबर नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। अतः x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन जाएगा। तो हमें अवकलनीयता की भी चेक करनी है, मैं लिख के देता हूँ, ये इस साल क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख के देता हूँ, 100% आएगा ही आएगा इस साल, ना आए ना मेरा नाम बदल देना। अब हमें जांच करनी है अवकलनीयता की, x बराबर 3 पर अवकलनीयता की जांच, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट टेंस टू 0, इस पे चेक करें 3 पे, फंक्शन 3 प्लस h, फंक्शन 3 बट्टे में h, ठीक है, रखो मान, ये हमारा फंक्शन है ना। तो क्या करना है, x की जगह पे क्या रख देना है, की जगह पे रखना है अपने को 3 प्लस h,
ऑलरेडी माइनस का 3 है, फिर रखेंगे x की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। 3 - 3, 3 - 3 बट्टे में है अपना h। फिर देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट 3 में से 3 कटा, h का मापांक बट्टे h, 0 बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। तो ये मॉडुलस है, h से कम h हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट, 1 में से 0 कटाएंगे 1 बचेगा, 1 बट्टे h। इसी के बट्टे में 0, वो क्या होता है, अपरिभाषित। लिमिट मेरी अपरिभाषित आ गई, तो पक्का ये क्या होगा, सतत, सॉरी आप कल नहीं था, नहीं होगी, देख, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। अब आ जाओ LHD पर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट टेंड्स टू 0, फंक्शन 3 - h, फंक्शन 3 बट्टे में माइनस का h, ये सूत्र होता है। लिमिट टेंड्स टू 0, क्या रखना है x की जगह पे, 3 - h, इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, इससे ये कटा, तो माइनस h बचेगा, माइनस h बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस का h। तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का h, यहाँ से 0। इस प्रश्न का उत्तर मैंने कई बड़े बड़े जो नामी ब्रांड है, जो क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, उन्होंने भी गलत कर रखा है। ठीक है, उन्होंने भी गलत कर रखा है। h कम h, यही बचेगा। कई बच्चे बोलेंगे कि भैया इधर भी इन्फिनिटी आया है, उधर भी इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये भैया क्या है, अवकलनीयता है। नहीं, इसका मतलब क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, कि भैया इसका अस्तित्व ही नहीं है। जब भी लिमिट का एग्जिस्टेंस ही ना हो, तो भैया कहाँ से हो जाएगा, कोई आंकिक मान होता तो बात बनती। क्या लिखेंगे, चूंकि RHD व LHD का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, लिमिट का अस्तित्व नहीं है, ऐसे लिखना। इसलिए यह अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय नहीं है। कोई आंकिक मान बराबर होता तो बात अलग, ठीक है। कई बच्चे बोलेंगे सर इधर भी इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी है, तो भैया बराबर आ गया दोनों तरफ, डज नॉट एग्जिस्ट है, बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अस्तित्व ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर साल मिलता ही मिलता है, इस साल भी पक्का आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वाई हमारे पास क्या है, हमको दिया है, क्या दे रखा है, वाई बराबर cos x की पावर sin x, इसकी पावर क्या दे रखा है अपने को, x दे रखा है, ठीक है। तो जब भी कोई फलन फलन में जोड़ घटाव होता है, तो एक नाम दे दो, एक को नाम u दे दो, एक को नाम v दे दो, क्योंकि हमें अवकलज करना है, x के सापेक्ष अवकलज करना है, तो कर दो। तो यहाँ हो जाएगा dy बट्टे dx और dv बट्टे dx। हमें बस क्या करना है, dy बट्टे dx निकालना है, dv बट्टे dx निकालना है, और यहाँ रख देना है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहले आ जाते हैं, u हमारे पास क्या है, cos x की पावर sin x है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो लॉग लेना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लेंगे लॉग लेने पर दोनों तरफ, यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, ले लो भैया जी लॉग, तो यहाँ हो जाएगा अपना लॉग u, ये हो जाएगा अपना लॉग cos x की पावर sin x। तो यहाँ लगेगा भैया जी एक सूत्र, कौन सा वाला, लॉग की पावर n वाला, क्या होता है, n log m, ठीक है।
जो पावर में होता है वो गुणे में आ जाता है। तो ये फलन अपना क्या हो गया बच्चों? ये फलन अपना हो गया सरल रूप में। अब हमें क्या कर देना है, दोनों तरफ अवकलज कर देना है। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज। ठीक है, कर देंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, दो फलन की गुणा हो रही है ना, दाईं तरफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा नियम। लॉग यू का अवकलज क्या होगा बच्चों? 1/u। यू का अवकलज क्या हो जाता है? du/dx। में लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला वाला वैसे का वैसा। लॉग cos x का प्लस क्या होगा? 1/में cos x। ठीक है, log x का प्लस 1/में x होता है ना, x की जगह पे cos x है, फिर cos x का प्लस क्या होगा? माइनस के sin x। फिर दूसरा वाला वैसे का वैसा, log cos x, पहले वाले का प्लस sin x का प्लस क्या होगा? cos x। ये बट्टे के तरह गुणे में आ जाएगा, sin बट्टा cos 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के sin x गुणा 10x प्लस cos x गुणा log cos x। u का मान हमें यहाँ रख देना होगा। u का मान क्या था हमारे पास? cos x पावर sin x। ये हमने निकाले du/dx। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? dv/dx। चलिए v पे आ जाओ। v हमारे पास क्या है? x की पावर x। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, फिर से हमें क्या लेना पड़ेगा? log। log लेने पर log ले लो, यहाँ हो जाएगा log v, ये हो जाएगा log x की पावर x। पावर में जो होता है वो सामने आ जाता है। ठीक है, ये फलन हमारा क्या हो गया? सरल रूप में आ गया। क्या करना है? अवकलज कर देना है। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर इसके सापेक्ष अवकलज करने पर log v का अवकलज 1/में v, और v का अवकलज क्या हो जाएगा? dv/dx में लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वाला वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज। log x का अवकलज 1/में x, दूसरा वाला वैसे का वैसा पहले का अवकलज। x का अवकलज x के सापेक्ष 1 होता है, से x कर दो, बट्टे का भी इधर के गुणे में आ गया। क्या करेंगे? v का मान रख देंगे। v का मान है x की पावर x। हमें क्या करना है? dv/dx का मान, dv/dx का मान बस यहाँ पर उठा के रख देना है, और हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गर्मी लग रही तो मैंने वो खोल दिया, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा दुबला पतला हो गया हूँ तबीयत खराब होने की वजह से। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये जो फलन है, प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान हो, निरंतर ह्रासमान हो। इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में हर साल मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है फलन हमें क्या दे रखा है वो हम लिख लेंगे। क्या दे रखा है? 4x³ माइनस 6x², फिर हमारे पास है 72x प्लस 30। ठीक है, ये हमें दे रखा है फलन। हम क्या करेंगे? जो भी हमें फलन दिया जाता है उसका हम क्या करते हैं, एक बार अवकलित कर देंगे। तो 4 ये हो जाएगा 12² 6×2 12x, तो यहाँ से आ जाएगा 72। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि भैया 12 ना उभयनिष्ठ है, हमारा चंग 72। तो हम क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, इसका हम कर लेंगे गुणनखंड। इसका हम क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। तो आप जानते हैं
खंड करके दिखा भी देते हैं, चूंकि x² माइनस एक्स माइनस 6, गुणा करने पे 6, घटाने पर 1, 3 दूनी 6 होते हैं। ठीक है, नेगेटिव से अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस, यहाँ से एक जोड़ा हो जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से x उभयनिष्ठ, यहाँ से 2 उभयनिष्ठ, जो 2 बार आया है उसे एक बार लिखेंगे, जो उभयनिष्ठ हमने निकाला है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 12 माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 मान लो। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु हम निकालते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कि जो f डैश है उसको 0 मानते हैं, f डैश x को 0 के बराबर मानते हैं। ठीक है, हमारा f डैश x क्या है अपने पास, 12 माइनस के 3 प्लस के 2 बराबर। तो ये तो अचर पद है, कांस्टेंट है, 0 नहीं हो सकता, या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर आके हो जाएगा प्लस का 3। यदि यदि x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है ना, प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा माइनस के 2। दो मान हमें मिल गए, इन मान को हमें नंबर रेखा पर दर्शाते हुए चलना पड़ेगा। यहाँ होता है माइनस के इन्फिनिटी, इधर होता है प्लस के इन्फिनिटी, इधर होगा माइनस का 2, इधर होगा प्लस के 3। हमारे पास 3 अंतराल आएंगे, एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, 3 अंतराल आएंगे। अब हमें इन पे चेक करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, अंतराल यहाँ लिख देंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, 12 माइनस 3 x प्लस का 2। ठीक है, ये हम यहाँ लिख लेंगे। 3 इंटरवल हमारे पास, तीनों पे चेक करें। पहला अंतराल क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2, फिर माइनस 2 से 3, फिर हमारे पास है 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम x का एक मान चुनते हैं। देखिए माइनस इन्फिनिटी की तरफ ज़रा बढ़ा जा रहा है, मैंने यहाँ से एक मान चुन लिया, x का मान माइनस के 10। तो 12 ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, x की जगह माइनस 10 माइनस 3 माइनस के हो जाएगा, माइनस के 10 प्लस के 2 माइनस, तो ये होगा माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा प्लस, प्लस धनात्मक आ गया। धनात्मक आने पे क्या होता है, वर्धमान होता है, पर एफ डैश एक्स का मान धनात्मक आता है उस इंटरवल पे, तो फलन हमारा क्या होता है, वर्धमान, यानी इस अंतराल पे ये फलन क्या है, वर्धमान है। फिर आ जाओ 2,3, यहाँ से मैं एक्स का मान ले लेता हूँ 2.5, बड़े की तरफ देखना है, 12 पॉजिटिव है, 2.5 में से 3 घटाओगे नेगेटिव आएगा, 2.5 में 2 जोड़ोगे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव आने पे क्या होता है, ह्रास मान, इस अंतराल पे आ जाएगा ह्रास मान। धनात्मक इसका मान एक 10 ले लेता हूँ पॉजिटिव का, 12 पॉजिटिव है, 10 में से 3 घटाओगे 7 पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये धनात्मक आ गया। इस अंतराल पे क्या होगा, वर्धमान, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों अंतरालों पे वर्धमान होगा, इस अंतराल पे ह्रासमान होगा। अगला क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है, 100% गारंटी के साथ एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। हो सकता है यहाँ आर और एस की जगह R1 R2 कर दिया जाए, एनसीईआरटी का प्रश्न है, और देखो हर साल आता है। ठीक है, हो सकता है बड़े या छोटे नंबर में डाल दिया जाए, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले जब पेपर बनाते हैं तो थोड़ा भांग भी लेते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन है, कब 2-2 नंबर में भी डाल दिया गया, पिछले साल 2-2 नंबर में भी डाला है, 5 नंबर में डालो तो चलता है, 2 नंबर में किस किस हिसाब से डालते हो, इतना बड़ा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी समुच्चय ए पर दो संबंध आर तथा एस तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध कीजिए आर इंटरसेक्शन एस एक तुल्यता संबंध होगा। आर और एस तुल्यता संबंध है, तो आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, एस भी स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों है। तो उसकी मदद से हमें दिखाना है कि आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध है। तो हमें दिया क्या है,
क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दे रखा है, आर व एस एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, इसका सीधा मतलब है कि आर कॉमा एस तो तुल्य कॉमा सममित कॉमा संक्रामक होंगे। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है आपको कि आर इंटरसेक्शन एस, आर इंटरसेक्शन एक्स एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। ठीक है, तुल्यता संबंध है यानी कि आर इंटरसेक्शन एक्स स्वतुल्य दिखाना है, सममित दिखाना है और संक्रामक भी दिखाना है, तीनों दिखाना है आसान क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है लेकिन है बड़ा आसान। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1, स्वतुल्य, स्वतुल्य दिखाना है, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध दिखाना है, तो स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, क्योंकि ए कोमा ए आपका आर में है और ए कोमा ए आपका एस में भी है, क्यों, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि कारण क्या है कि आर व एस स्वतुल्य है ना, आर भी स्वतुल्य है, एस भी स्वतुल्य है। अगर आर स्वतुल्य तो ए कोमा खुद का संबंध खुद के साथ होगा, ए ए आर में भी है, ए ए एस में भी है, तो इसका सीधा मतलब है कि ए ए दोनों में है, ए कोमा ए आर इंटरसेक्शन एस दोनों में है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, इसलिए आर इंटरसेक्शन एस एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य हमने दिखा दिया। अब हमें क्या दिखाना है, सम्मित दिखाना है और उसके बाद संक्रामक दिखाना है। नंबर 2 पे आ जाओ, सम्मित संबंध, सममित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध पे आ जाओ। देखो, यदि ए कोमा बी आप कहाँ लेते हो, आर इंटरसेक्शन एस में ले लेते हो, तो आपको बस ये दिखाना है कि बी कोमा ए भी आर इंटरसेक्शन एस में होगा, यही तो दिखाना है अपने को। तो अगर ए कोमा बी आर इंटरसेक्शन एस में, तो इसका सीधा मतलब है कि ए कोमा बी आर में भी है और ए कोमा बी एस में भी है, क्योंकि उभयनिष्ठ है ना, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ये हमने मान लिया है। अगर ए कोमा बी आर में, तो यहाँ लिखोगे चूंकि आर व एस सम्मित है, आर और एस क्या है बाबू, सम्मित है कि नहीं, प्रश्न में दे रखे हैं। तो बाबू अगर ए कोमा बी आर में, बी कोमा ए भी तो आर में हो जाएगा, ये सम्मित है। अगर ए कोमा बी एस में है, तो बी कोमा ए भी तो क्या हो जाएगा, एस में। ए कोमा बी कोमा ए आर में है, बी कोमा ए एस में है, तो इसका सीधा मतलब है कि भैया बी कोमा ए आर इंटरसेक्शन एस में है, इसलिए आर इंटरसेक्शन एक्स सम्मित है। क्या है बच्चों, ये सम्मित है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आपको क्या दिखाना है, नंबर 3 पे संक्रामक। ये स्टेप थोड़ा ज़बरदस्त है, ध्यान से देखिएगा। संक्रामक संबंध, तो देखो हम क्या करते हैं, यदि ए कोमा बी आर इंटरसेक्शन एस में लेते हैं, ठीक है, यदि ए कोमा बी आर इंटरसेक्शन एस में, बी पे ख़त्म किया तो बी से स्टार्ट करना है। यदि बी कोमा सी आर इंटरसेक्शन एस में, तो हमें बस ये दिखाना है कि ए कॉमा सी आर इंटरसेक्शन एस में होगा, ठीक है नहीं। सो देखो, अगर ए कोमा बी आर इंटरसेक्शन एस में है, तो इसका सीधा मतलब है कि ए कोमा बी आर में भी है और ए कोमा बी आपका एस में भी है,
सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी कि भैया बी, सी आपका आर में भी है और बी, सी आपका एस में भी है। अब आप देखो A, B आर में है, B, C आर में है। यहाँ देखो चूंकि A, B आर में है व B, C ये भी आर में है, तो इट इम्प्लाइज, ये बताता है कि A, C भी आर में होगा। A, C भी आर में होगा। क्यों? क्योंकि आर संक्रामक है। आर क्या है बच्चों? संक्रामक है, ये प्रश्न में दे रखा है। अगर आर संक्रामक है तो A, C आर में तो होगा ही होगा। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद फिर से देखो A, B एस में है, A, B एस में है व B, C एस में है। तो इसका सीधा मतलब है, कि A, C एस में होगा। क्यों? क्योंकि एस संक्रामक है। एस संक्रामक है। देखो A, C आर में है, A, C एस में भी है, तो इसका सीधा मतलब है कि A, C आर इंटरसेक्शन एस में भी है। आप ये लेके चले थे और यहाँ पे पहुंच गए। अतः आर इंटरसेक्शन एस संक्रामक है। लास्ट में आप क्या लिखोगे? क्योंकि आर इंटरसेक्शन एस समतुल्य समतुल्य सममित और संक्रामक है, कॉमा संक्रामक है, इसलिए आर इंटरसेक्शन एक्स एक तुल्यता संबंध है। एक तुल्यता संबंध है। यही आपको सिद्ध करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में बार बार आता है तगड़े नंबर में। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एकदम हलवा क्वेश्चन और एग्जाम में 8 नंबर में आता है। ठीक है, कह रहे हैं ये एक आव्यूह है को सममित तथा विषम सममित, आव्यूह बदल सकता है। यही सेम क्वेश्चन 17 में, 22 में, 25 में पूछा गया है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे हैं सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में दिखाइए। यानी कि आपको क्या दिखाना होता है कि जो ए है उसको मैं लिख सकता हूँ A+A' बट्टे 2 प्लस A-A'/2। इसको, ये वाला सममित अवयव होता है, ये विषम सममित अवयव होता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो फिर से ए के बराबर आ जाता है। और ये आपको करके दिखाना है और आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। बताओ बच्चों, आता है कि नहीं आता है? आपको आराम से आ जाएगा। सबसे पहले मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। मैं यहाँ क्या निकालता हूँ? A+A' निकालता हूँ। यहाँ ए लिखूंगा, यहाँ उसका डैश लिखूंगा, फिर दोनों को जोड़ूंगा। ये मेरे को दे रखा है 1, 3, लाइट पड़ रही है आंखों में बहुत, दिख भी नहीं रहा है, -6, 8, 3, -4, 6, 5। ठीक है, अब डैश चाहिए मेरे को, यानी कि परिवर्त आव्यूह। पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 1, 3, 5, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा, 4, 6, 5। अब हमें क्या करना है? संगत पदों को जोड़ देना है। संगत पदों को जोड़ देते हैं। ठीक है, संगत पदों को जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो, एक और एक 2, 3 में से 6 घटाएंगे -3, 5 और 4 में 4 घटाएंगे 1, 6 में से 3 गए -3, 8 और 8 16, 3 और 6 9, और ये 5 में 4 घटाएंगे 1, 6 और 3 9, 5 और 5 10। अब हमें क्या करना है? A+A'/2 करना है, यानी हर एक पद को 2 से भाग दे देना है। लिख के दिखा देते, हर एक पद को हमें 2 से भाग देना है। क्या यहाँ पर 2, कैलकुलेशन ध्यान से देख लीजिएगा, कैलकुलेशन जोड़ घटाने में मिस्टेक ना हो। बाकी करना क्या है, ये तो स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया कि ये हमें करना है। हर एक पद को 2 से भाग दे दो। ठीक है भैया, यहाँ पर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, जो भाग नहीं जा रहा बट्टे में लिख दो।
इसको समीकरण नंबर 1 मान, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब अगले स्टेप में आपको निकालना है ए माइनस का ए डैश। यहाँ ए आ जाएगा, उसमें से ए डैश घट जाएगा। ए क्या है हमारे पास, 1 3, फिर -6 8, फिर -4 6, फिर अपने पास है 1 -6 -4, फिर है 3 8 6, फिर है 5 3। अब हमें आपको इसमें से ये घटाना है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, संगत पद में संगत पद घटेगा, एक में से घटाएंगे 0, 6 में से 3 घटाएंगे -6 -3 -9 -4 -5 -9। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर 3 में से 6 और 6 जुड़ जाएगा, 6 और 3 9, और 8 में से 8 घट जाएगा 0, 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा। ठीक है, 5 में से 4 घटाओगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 और 4 9, फिर 3 में से 6 घटाएंगे, माइनस का 3 आ जाएगा, फिर 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, भाग दे देना है, ए प्लस और ए माइनस प्लस लिख रहा हूँ, ए माइनस ए डैश बट्टे 2 करना है। हमें हर एक पद को 2 से भाग दे देना। ठीक है, यहाँ क्या है अपने पास, 0 9 9 -9 0 -3। कैलकुलेशन एक बार देख लेना बच्चों, मिस्टेक ना हो जाए कैलकुलेशन में। 2 से भाग देना हर एक पद को, 0 9/2 9/2 माइनस के 9/2 0 माइनस के 3/2 माइनस के 9/2 माइनस के 3/2 0। आपको ये समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ लेना है। फिर क्या करना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2 क्या लिख देंगे, समीकरण 1 प्लस बायां वाला बाईं तरफ जोड़ो, बायां वाला क्या है इधर अपना, ए प्लस ए डैश बट्टे 2, ये वाला पार्ट सम्मित होता है, इधर क्या है ए माइनस ए डैश बट्टे 2। पदों को रखो, तो यहाँ से हमें क्या मिला था, 1 माइनस के 3/2 1/2, फिर हमें मिला था माइनस के 3/2, फिर 8, फिर हमें मिला था 9/2, फिर हमें मिला था 1/2, फिर 9/2, फिर और इधर हमें मिला है 0 9/2 और 9/2, फिर हमें मिला है माइनस के 9/2, फिर 0, फिर माइनस के 3/2, फिर माइनस के 9/2, फिर माइनस के 3/2। कैलकुलेशन एक बार देख लेना बच्चों, मिस्टेक ना हो जाए। संगत पदों को जब जोड़ोगे ना तो ए ही आना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, ये जो है वो लिख दो देख के। ठीक है, स्मार्ट बनना है, क्योंकि आना तो वही है, यही आना है। जोड़ने में टाइम वेस्ट मत करो, फटाक से ये लिख दो। और ये किसके बराबर है बच्चों, ए के बराबर। हेंस प्रूफ, इति सिद्धम, यही अपने को सिद्ध करना था। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बड़े नंबर में 8 नंबर में आता है, तगड़ा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। अगला प्रश्न मुख्य मान निकालने के लिए 2 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है, देखो एंगल अगर नेगेटिव में होता है तो चेंज करना होता है, यहाँ पर क्या है वो पता होगा। शेक इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, आई माइनस शेक इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम टेन इनवर्स क्या दे रखे हैं, -√3, यहाँ सूत्र लग जाएगा आई माइनस शेक इनवर्स। ठीक है, इसको हल करो, टेन इनवर्स, इसका मान 10 में सोचो, 10 60 और बोलो तो पाई/3 का मान √3 होता है। बाहर अपने पास है शेक इनवर्स, शेक 60 का मान होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेन इनवर्स से 10 हट जाएगा। ठीक है, शेक इनवर्स से सेक हट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा पाई/3 माइनस पाई माइनस के पाई/3, माइनस अंदर गुणा कर देंगे,
पाई बाई 3 अपना कितना आ जाएगा 2 बार, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, लॉस ऑफ आ जाएगा 3, 3 पाई एकम 3 पाई, आंसर आ जाएगा माइनस के पाई बाई 3। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, मुख्य मान। एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि टेन इनवर्स और शेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर भी यहाँ पर मेंशन कर दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से। वीडियो का आखिरी प्रश्न है हमारा, ठीक है। 15 क्वेश्चन की मैंने बात की थी, 15 से 16 हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। कह रहे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण आपको दे रखे हैं। तो यहाँ बात कर रहा है विकर्ण। समांतर चतुर्भुज दो टाइप का केस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखो, एक तो ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसको फिल कर देता हूँ मैं राइट से। एक समांतर चतुर्भुज है, और एक लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज ये है, ठीक है, ये है। हमें इस वाले में विकर्ण दे रखा है, ये विकर्ण दे रखा है और ये विकर्ण दे रखा है, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं ए विकर्ण है, ये मान लेते हैं हमारा बी विकर्ण है। ये इसके लिए जो सूत्र लगता है बच्चों, में बता देता हूँ क्षेत्रफल का, वो होता है ए क्रॉस बी, बट्टे में 2 लगता है। जब भी विकर्ण दिया जाएगा बट्टे में 2 लगेगा। अगर संगत भुजा दे रखी है, अटैच भुजा दे रखी है, जैसे ये मान लेते हैं ये ए दे रखा है, ये आपको बी दे रखा है, तब स्थिति में इसका क्षेत्रफल क्या होगा, सिंपल ए क्रॉस बी होगा। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2 या फिर 5 नंबर पक्का आता है। मैंने दो दो छोटे क्वेश्चन ही रखे हैं, ये वाला और इससे पहले वाला, 2 नंबर के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते ही आते हैं, कभी कभी 5 में भी आ जाता है। तो हमें विकर्ण दे रखा तो ये वाला हमें यूज़ करना है, अगर भुजा दे रखी है तो ये वाला हम सूत्र लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी तो निकालना ही निकालना है दोनों इस परिस्थिति में। पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। बाकी मैंने पूरी गणित बच्चों पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, हर एक चीज़ करा रखी है। सारे चैप्टर पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, उदाहरण करा रखे हैं, वन शॉट रिवीजन करा रखा है, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा रखे हैं, 5 नंबर के 8 नंबर के क्वेश्चन करा दिए हैं, मॉडल पेपर विगत वर्ष के प्रश्न पत्र सारे कुछ करा रखे हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अच्छा, ए में आ जाओ। आई का गुणज अपना है 3, जे का गुणज 1, के का गुणज -2। फिर बी पे आ जाओ, आई का गुणज 1, जे का गुणज -3, के का गुणज 4। आई को छुपाएंगे, आई के लिए गुणा इसके साथ 4 एकम 4, 2 3 6। जे के लिए जे छुपा दो, 3 चौके 12 माइनस 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस। ये के लिए के छुपा देंगे, 3 3 9 एकम 1, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस की 2i, माइनस के 14j और माइनस के 10 की। ये परिमाण की भी हमें आवश्यकता पड़ती है, परिमाण निकाल लो, ठीक है। क्या हो जाता है बच्चों, परिमाण आई के गुणज का वर्ग प्लस जे के गुणज का वर्ग प्लस के गुणज का वर्ग। तो माइनस का वर्ग करने पर तो प्लस ही आता है, 2 दूनी 4, 14 गुणा 14 196, 100 100 और ये 200 रूट 200, ये आ जाएगा 10 अंडर, ठीक है, 10 अंडर रूट 2 आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है हमें, क्योंकि विकर्ण वाला है तो इसका सूत्र क्या होता है, ए क्रॉस बी अब मापांक बट्टे 2, तो ये है 10 अंडर रूट 2 बट्टे 2, 2 पंचे 10, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 5 अंडर रूट वर्ग मात्रक। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस प्रकार के ढेर सारे वीडियो मैंने और भी बना रखे, डिस्क्रिप्शन चैनल पर जाके देख सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।